तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ में, जो कि अभी डाउन है। तो गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो 0.93% की मंदी अभी के समय आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं। तो एक स्टॉक है जिसके गिरने की वजह से आज का टोटल यूएस का बाजार गिर चुका है। स्टॉक का नाम यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, कंपनी का नाम है फेडेक्स। स्टॉक में गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो 22 से लेकर 23% की मंदी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। स्टॉक के चार्ट के पैटर्न को देखें तो स्टॉक अभी पूरी तरह से लमलेट हो रखा है, यानी गैप डाउन के साथ में ओपनिंग होती है और अभी भी लेटा हुआ है, यानी अभी भी कोई भी अपसाइड के चांसेस इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। फेडेक्स दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का। नाम सुना है तो नीचे आप कमेंट के अंदर येस लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी इस कंपनी का कामकाज होता है। अब चार्ट के पैटर्न को देखिए, लॉन्ग टर्म की कंपनी है, चार्ट का पैटर्न काफ़ी कमाल का है, बीच बीच में गिरावट आती है। अभी के समय यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट इसमें आ चुकी है, और आज की गिरावट की बात करें तो ये भी काफ़ी हैवी मंदी इसमें आई है। अब क्यों एक स्टॉक ने पूरा का पूरा यूएस का बाजार गिरा दिया, उसको एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ नोट कर सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट गिर चुकी है 2 महीने के लो पर, क्योंकि फेडेक्स अभी आ चुका है और उसके पीछे का रीज़न है स्लो डाउन का फियर। मतलब फेडेक्स की जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर वार्निंग हमको दे रही है कि बाजार के अंदर स्लो डाउन आ सकता है। फेडेक्स सभी को पता है कि लॉजिस्टिक कंपनी है, और इनकी अगर अर्निंग्स वीक आती है इट मीन्स बाहर बाजार में बाइंग काफ़ी कम हो रही है। अगर अमेज़ोन से कोई माल खरीदता है तो कौन कंपनी यानी कौन सी कंपनीज आपको वो माल पहुंचाती है? काफ़ी सारी कंपनीज है। इंडिया की कंपनी की बात करें तो गति नामक एक कंपनी है जो भी ये इस तरह के कामकाज करती है, स्टॉक भी लिस्टेड है। ब्लू डार्ट करके भी काफ़ी फेमस एक कंपनी आपको देखने को मिलेगी, फेडेक्स करके भी एक कंपनी है, और भी इस तरह की काफ़ी सारी लॉजिस्टिक कंपनी बाजार में मौजूद है। तो इन सभी कंपनीज के नंबर्स वीक आने का मतलब है कि रिटेल कंपनी अमेज़ोन कंपनी जैसी या और भी अमेज़ोन जैसी और भी जो कंपनीज है यूएस के बाजार में, उनके नंबर्स काफ़ी वीक आ सकते हैं। तो इसी की वजह से बाजार आगे की अर्निंग्स का अनुमान लगाने की कोशिश करता है करंट की जो भी कंपनीज ने अपने अर्निंग्स डिक्लेयर किया उन सभी कंपनीज की अर्निंग्स को देखकर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिटेल कंपनीज के नंबर्स वीक आए थे, वॉलमार्ट के नंबर्स वीक आए थे, उसके बाद में आईटी सेक्टर में जमकर पिटाई हुई थी। उसके बाद में अगले क्वार्टर की बात करें नंबर्स अच्छे आते हैं, आईटी सेक्टर में रिकवरी आती है। अभी की बात करें तो यूएस में जो भी लॉजिस्टिक कंपनीज है उनकी पिटाई हो रखी है, जिसमें यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं कंपनी का, और यहाँ पर आपको अमेज़ॉन का भी नाम देखने को मिल जाएगा 4% की गिरावट के साथ में। तो यहाँ पर जो बाजार के दिग्गज है उनको ऐसा लग रहा है कि फेडेक्स की न्यूज़ की वजह से फेडेक्स हमको बताने की कोशिश करा है कि बाजार की जो इकोनॉमी है, जो उसकी हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं और याद दिलाना चाहूँगा कि अगले हफ्ते भी बाजार के अंदर एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? क्योंकि अगले हफ्ते इंटरेस्ट की रेट बढ़ने वाली है। अब 75 बीपीएस के साथ तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को बढ़ेगी। 100 बीपीएस के साथ में अगर ये बढ़ जाती है तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस्ड इन नहीं हो रखी है। 50% जो भागी जनता है उन्होंने प्राइस्ड इन कर रखा है, मतलब उस फैक्टर को, और 50% जनता माल बेचेगी उस दिन जब 100 बीपीएस के साथ में रेट बढ़ेगी। तो माल वहाँ पे बिकेगा, तो हमारे बाजार में भी माल बिक सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 35 बीपीएस की चर्चा हो रही है। लेकिन फिर भी मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 50 बीपीएस का यहाँ पर अनुमान हो चुका है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर भी सेलिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगला हफ्ता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम एक दिन हो सकता है बाजार आपको थोड़ा सा गिरावट के साथ में मिल जाए। ठीक है, ऐसी कोई भविष्यवाणी मैं आपको करके नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास क्रिश वाला कंप्यूटर नहीं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बाजार गिरे नहीं, आप बोल दो कि सर आपने तो बोला था गिरेगा बाजार। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। चाइनीज़ डेटा भी आ चुका है, जिसकी वजह से लोकल स्टॉक यानी वहाँ के जो स्टॉक्स है उनके अंदर प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो एशिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है उसके अंदर प्रेशर आता है, तो हमारी कंट्री के अंदर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरलिंक दोनों कंट्रीज़ होती है। और उनकी भी करेंसी की बात करें तो देख सकते हैं युआन के अंदर भी गिरावट आ चुकी है, डॉलर के अगेंस्ट में। मतलब युआन भी गिर रहा है, साथ में हमने डिस्कस किया था कि पाउंड भी गिर रहा है, और अगर हम बात करें रुपीज़ की तो रुपीज़ भी गिर रहा है। तो ऐसे चलते हैं बाजार के अंदर प्रेशर आना बनता है। ये देख सकते हैं लंदन का पाउंड भी गिर चुका है, जिसकी वजह से भी हमको बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। उसका भी जो रिटेल सेल्स का डेटा है वो काफ़ी ख़राब आ चुका है। मतलब एक तरह से कंडीशन को देखें तो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इंडिया की हालत अभी नंबर्स के हिसाब से तो सही है। अगर हम रिटेल सेल्स की बात करें तो डीमार्ट के नंबर्स आप देख सकते हैं, वी-मार्ट के नंबर्स आप देख सकते हैं, ट्रेंड के नंबर्स आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है। मेट्रो प्लस जो ब्रांड है, शूज़ का जो ब्रांड है वो भी आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी रिटेल कंपनीज़ हैं, उनके नंबर्स काफ़ी भरपूर मात्रा में डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लंदन की रिटेल सेल्स की तो वो काफ़ी वीक आ रही है। अगर हम बात करें यूएस की रिटेल सेल्स की तो वो काफ़ी वीक आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मान के चलनी है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादा मौके, जो भी बाहर के बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली प्रायोरिटी रखिए कि आप इंडिया के बाज़ार में मोस्टली इन्वेस्टमेंट करें, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद में जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अगर आपको कंट्री में डाइवर्सिफाई करना है तो आप चाहे तो कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? पुतिन इंडिकेटर आप सभी को पता है लागू हो गया था, उसके बाद से बाजार के अंदर इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तो इस इंडिकेटर को रोकने के लिए मोदी जी कुछ कदम उठा रहे हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। मोदी जी और पुतिन जी की बात हो चुकी है बीच में, और मोदी जी ने यहाँ पर सिचुएशन को वर्ड्स होना बता रखा है, और बता रखा है कि आपको टाइम से वॉर को रोक देना चाहिए। नाउ इज़ नॉट अ टाइम फॉर वॉर, यानी ये लड़ाई का समय नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे तालमेल है, बट ये जो प्रेशर है इंटरनेशनल ये देना बनता भी है, क्योंकि अगर ये लड़ाई कंटिन्यूसली चलती जाएगी तो रशिया को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, साथ में हमारा भी इसमें नुकसान होगा और पूरे के पूरे वर्ल्ड का इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से पुतिन जी का भी बयान आता है कि वी विल डू आवर बेस्ट टू एंड दिस एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम वॉर को एंड करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी के साथ में कामकाज करेंगे कि वॉर जल्दी से हमारे द्वारा एंड हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिनके टारगेट्स ब्रोकर्स के द्वारा काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। अब टारगेट अच्छे देने का मतलब क्या होता है आप सभी को बताइए, लेकिन फिर भी हम टारगेट को देखेंगे ताकि उनकी रिसर्च रिपोर्ट हमको मिले, उनके रिसर्च के बारे में हमको पता लगे, ताकि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो पहली कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। तो टारगेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रम ब्रोकिंग की तो 4 दिन पहले का टारगेट है 1733 का। इसके बाद में जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 1 दिन पहले का टारगेट आप देख सकते हैं 1730 रुपीज़ का। टारगेट अच्छी देने के पीछे का रीज़न है एक्विजिशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी खुद टारगेट कर रही है एक्विजिशन के लिए, यानी 2 कंपनी खरीदने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले, ताकि कंपनी का जो डिजिटल सिक्योरिटी बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो सिक्योरिटी दोस्तों एक बहुत अच्छा थीम है जो कि इन्वेस्टर्स को आगे चल के काफ़ी अच्छे मुनाफे प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हो कि अब ये डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उसी तरह से हैकर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो थीम है आगे चल के काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट के साथ में ग्रो कर सकता है, और इसी वजह से कंपनी कुछ एक्विजिशन करने वाली है बैंकिंग कंपनीज़ के कामकाज करने के लिए, और काफ़ी सारी जो भी पेमेंट काइंड ऑफ कंपनीज़ होती हैं, कम्युनिकेशन काइंड ऑफ कंपनीज़ होती है, उनके लिए कामकाज करने के लिए। तो न्यूज़ अच्छी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अभी कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट अटक से गए थे, पहले की बात करें तो पहले कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था। छोटी कंपनीज़ है, कंसिस्टेंसी की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी गिरावट पता नहीं कितनी बार आगे चल के देखने को मिलेगी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, बट ऐसी गिरावट में आपको टिकना चाहिए और अच्छी कंपनी में अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके देखने चाहिए। तो भी आप देख सकते हैं ट्रेंड इसका रिवर्स हो चुका है, यहाँ से बिल्कुल एक रिवर्सल इसमें आपको दिखाई देगा। रिवर्सल के बाद में अगर हम लेवल्स को देखें तो 1444 के आसपास की क्लोजिंग है। इस पैटर्न के हिसाब से कामकाज करा है, रेसिस्टेंस को हिट करके प्रॉफिट की बुकिंग होती है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस को हिट करके नीचे जाने की कोशिश करा है। तो अगर आपको ये 1300 के आसपास मिल जाए या फिर आपको 1400 रुपये के आसपास मिल जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, बट लिमिटेड वेटेज इन सभी रिस्की कंपनीज़ में होना चाहिए। लाइक टेक काइंड ऑफ कंपनीज़ में तो आपको लिमिटेड वेटेज ही रखना चाहिए, मतलब टेक काइंड ऑफ कंपनीज़ का मतलब ये है जो IT कंपनी नहीं है, तो उस प्रकार की कंपनीज़ में आप लिमिटेड वेटेज देकर चल सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। तो एफएल इंडिया भी काफ़ी कमाल की कंपनी है। शेर खान की तरफ से टारगेट आप देख सकते हैं 1515 के टारगेट यहाँ पर गिवन है। तो इनके टारगेट मुझे इतने वैल्यूबल नहीं लगते जितनी वैल्यूबल मुझे इनकी रिसर्च लगती है, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट से हमारे काम में आसानी हो जाती है, हमको पता लग जाता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो रिसर्च रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मोबाइल एडवर्टीजमेंट का जो सेगमेंट है वो अच्छे खासे CAGR के साथ में बढ़ सकता है। मतलब 12 से लेकर 13% के CAGR कंपनी के नहीं है, टोटल सेगमेंट के हैं, सेक्टर के हैं। अगर ये सेक्टर इस तरह से बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का जो रिटर्न होगा वो काफ़ी कमाल का होगा। साथ में कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, यानी कंपनी कामकाज करती है ई-कॉमर्स में भी, एड टेक में भी, फूड टेक में भी, गेमिंग के अंदर भी, और यहाँ पर हेल्थ केयर टेक या हेल्थ टेक के अंदर भी आप बोल सकते हैं इस कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा चलता है। साथ में अगर हम बात करें गूगल के कंपटीशन की, कि गूगल ने ब्लॉक कर दिए थे पॉपअप्स को, अगर हम बात करें गेमिंग्स के, तो इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा कुछ खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है गेमिंग का वो इसका मिनिमम सेगमेंट है, यानी 10% से भी कम का रेवेन्यू इस सेगमेंट से कंपनी को मिलता है। तो यहाँ पर ये कोई चिंता का विषय इनको नहीं लगता है। तो अब टेक्निकल के ऊपर बात करते हैं। 1285 की क्लोजिंग है, 1285 की क्लोजिंग के लेवल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें पैटर्न को नोट करें तो पहले जो इसका सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, वही सपोर्ट इसको अभी मिल रहा है। मतलब इसने ब्रेकडाउन किया था, आपको पता होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन इसके अंदर हुआ था, उसके बाद में अच्छी खासी तेजी आती है और वापस से इसी सपोर्ट को कंपनी का स्टॉक अभी मेंटेन कर रहा है। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो नोट कर सकते हैं इसी लाइन के आसपास इसने, ये वीकली चार्ट है, मतलब 3-4 वीक से इसी लाइन के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर बॉटम है। पहला बॉटम बनता है कोविड के क्रैश की वजह से, उसके बाद में अगला बॉटम बनता है यहाँ पर छोटा मोटा, उसके बाद में ASM कैटेगरी की वजह से हमको यहाँ पर बॉटम बनता हुआ देखने को मिलता है, उसके बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यहाँ पर हमको बॉटम बनता हुआ देखने को मिलता है। और अभी की बात करें तो अभी भी येस ऊपर इसका बॉटम बन रहा है। तो टेक्निकल्स भी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, बट जो मैंने आपको बताया था कि IT सेक्टर में या टैक्स सेक्टर में अगर आपको अच्छा वेटेज देना है तो IT कंपनीज जो होती है उनमें अच्छा वेटेज आप देकर चल सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि IT कंपनीज़ क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज़ का कामकाज करती हैं। दूसरी कंपनीज़ के ऊपर सारा खेल डिपेंड कर जाता है कि अपने बिजनेस को किस तरह से चेंज करना है, क्योंकि ये कंपनी तो बाकी कंपनीज़ का काम करी है।
लेकिन इन कंपनीज़ की बात करें तो ये कंपनी आउटसोर्सिंग का काम नहीं करके खुद का काम करती हैं। तो यहाँ पर डायनेमिक्स बहुत ही तेज़ी से चेंज होते हैं। टेक कंपनीज़ का आपको पता ही है कि पहले कुछ तरीके की टेक कंपनीज़ बाज़ार में थी, इंटरनेट कंपनीज़ बाज़ार में थी, लेकिन अभी वो सभी कंपनीज़ बंद हो चुकी हैं ट्रेंड चेंज होने की वजह से। तो आईटी सेक्टर में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप टेक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और इस प्रकार की जो भी कंपनी है, एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी हो गई या फिर इस तरह से मोबाइल मैसेजिंग वाली कंपनीज़ हो गई, इनमें आप लिमिटेड वेटेज देकर चल सकते हैं। ऐसे वेटेज को देकर चल सकते हैं जिसमें अगर आपको 30-40% नुकसान भी हो जाए बाय चांस, तो भी आपके पोर्टफोलियो को उसका इम्पैक्ट ना पड़े। मतलब आपकी टॉप होल्डिंग्स में ये कंपनीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने।